हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का बेहतरीन एक टॉपिक है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 2-3-4 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। दूसरा जो होगा हम लोग का टॉपिक वो होता है कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किसे करेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर से 5-6 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हम लोगों का फिजिकल चेंज से शुरू करेंगे कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे फिजिकल चेंज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, वैसा चेंज जिसको हम लोग देख के समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, आइस क्यूब में। ठीक है, आइस में हम फिर जब चाहें तो आइस क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा है, H2O है। ठीक है ना। तो यहाँ आइस बनने के बाद भी इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, H2O है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, समझ रहे ना, सिर्फ उसका शेप चेंज होगा। जैसे यहाँ देखो, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, तो यहाँ अब क्या हो गया, ये क्रिस्टल का फॉर्म है, जिसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, हम फिर इसको चाहे तो आइस से लिक्विड में बना सकते हैं। कंडीशंस में समझो क्या है कि सब्सटेंस चेंज नहीं होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल चेंज में, सिर्फ और सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। ठीक है, उसका स्टेट चेंज होता है। ठीक, जैसे मान लो कि कोई ग्लास है, उसको क्रश कर दो, तोड़ दो, शेप चेंज हो गया, उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। वैसे चेंज जिसको हम लोग देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, वो सारे के सारे चेंज को हम लोग कौन सा चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या क्या आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है। जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल्स था ना, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को H2O को हम क्या करेंगे कि वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, तो H2O गैस हो जाएगा। ठीक है, H2O गैस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ लिक्विड है और यहाँ क्या है, गैस है। फेज चेंज हुआ है लेकिन मोलिक्यूल्स चेंज नहीं हुआ, वही है H2O ही है। समझ गए ना। फिजिकल चेंज में याद रखना है कि सब्सटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ उसका शेप, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस सब में चेंज आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज इसमें आने वाले हैं। सिंपल अगर डिफिनीशन याद रखना हो तो याद रखना कि जिसको हम लोग देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक ना, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। ठीक है ना। तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें कौन कौन आ सकता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, डेंसिटी, डेंसिटी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें कलर भी हो सकता है, इटीसी। इसी तरह का शेप भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, क्या ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं, स्टेट ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना जो देख के बताया जा सके, देख के हम लोग जो ऑब्जर्व कर लेंगे उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो क्या होता है कि जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, अभी यह लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम H2O कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइस कहेंगे। ठीक है, तो आइस कैसा होता है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फेज में आ गया। ठीक, या अगर हम चाहें तो इसी वाटर मॉलिक्यूल्स को, जैसे लिक्विड है, इसको अगर हम हीट कर देंगे, इसको अगर हम हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर में बन जाएगा, H2O गैस में, मतलब वाटर वेपर में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ गए, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है ना, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज को क्या हो जाएगा, द
the physical change of a substance is known as फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज, कोई भी सब्सटेंस अगर अपना फिजिकल को चेंज कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, अब चलो इसके बाद है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में सिर्फ याद रखना है, फिजिकल चेंज में सब्सटेंस का क्वालिटी नहीं बदलता है। ठीक है, वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। दूसरा देखो जैसे केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि इसमें एक सब्सटेंस टूटकर या उससे अधिक, ये जनरली हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या एटम्स इज द रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का हम लोग रीअरेंज करते हैं तो वहां पर डिफरेंट सब्सटेंस बनता है जिसका प्रॉपर्टीज अलग होता है। ठीक है ना, जिसका प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन जो एटम्स रिएक्शन में भाग ले रहा है वो अपने आइडेंटिटीज को नहीं खोता है, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं कि सोडियम अगर रिएक्शन कर रहा है तो बाद में बनने के बाद सोडियम से कुछ और बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ सब्सटेंस नया बनेंगे, समझ रहे हो ना, क्या होगा, सब्सटेंस नया बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में देखोगे तो ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। ठीक, उसके बाद है रिएक्शन लॉस देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज था वो वैसे प्रॉपर्टीज का ही सब्सटेंस नहीं देगा, क्या होगा, वो अलग प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस देगा। देखो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से देखो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये रिएक्शन होने के बाद बन रहा है H2O। ठीक है ना, H2O। अभी हम लोग बैलेंसिंग पर काम नहीं करेंगे, बैलेंसिंग इसी चैप्टर के थोड़ा सा आगे हम लोग करेंगे काम बैलेंसिंग का। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या है, H2O गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन यहाँ जो बना वो कैसा है, लिक्विड है। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन है, इसमें भी है। ठीक, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये अपने आइडेंटिटीज को नहीं खोएगा। लेकिन देखो यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स ये अलग प्रॉपर्टीज का है और यहाँ वाटर हो गया, वाटर जिंदगी है हम लोगों के लिए, बिना वाटर का सरवाइव करना मुश्किल है। ठीक, उसी तरह से देखो अगर हम सोडियम को रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन से, ठीक है, तो क्लोरीन एक गैस हो गया, क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, हार्मफुल है। लेकिन जब इससे अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच में वो क्या बन रहा है, NaCl। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हुआ, डिसोसिएट किया। जैसे Cl और बॉन्ड Cl है तो ये टूटा है, मतलब ब्रोकन हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, तब भी नहीं जाके यहाँ NaCl का बॉन्ड बना है, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है कि केमिकल चेंज में सब्सटेंस जो होता है वो नए सब्सटेंस का निर्माण करता है जिसमें उसका प्रीवियस प्रॉपर्टीज लॉस हो जाता है और उसका नया प्रॉपर्टीज आ जाता है। अब इस केस में आप देखिए जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज का है, लेकिन NaCl बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और बिना सॉल्ट के हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लेकिन ध्यान ये देना कि जैसे सोडियम है तो सोडियम यहाँ भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, अगर 2 कर दे, इधर भी 2 कर दे तो ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो याद रखना केमिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। उसमें होता क्या है कि अपने आइडेंटिटीज को खो देता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, एटम्स के रीअरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के टर्म्स में अगर हम लोग उसको सिंबल के टर्म्स में अगर उसको हम लोग लिख दे तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका बहुत सारे बेनिफिट भी है कि सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन से फायदा क्या क्या है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा वो देखो, तो सिंबल रिप्रेजेंटेड, सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन हम आपको बताते हैं। ठीक है, फॉर
ए जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। जैसे मान लो कि ए और प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी और प्लस डी में, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। जैसे इसमें देखो एरो का हेड जो है ना, हेड जिधर होगा वो प्रोसीड बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। जैसे ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, मतलब रिएक्शन लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्शन का, जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है हमारा, एग्जांपल के तौर पर जैसे ये देखो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इसको जब हम सिंबल में लिख देंगे तो यही कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। समझ गए ना बात को? क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो हाइड्रोजन के लिए H2 प्लस ऑक्सीजन के लिए O2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अब इस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे आपका टाइम बच जाएगा, सिंबल लिखने में टाइम बच जाएगा, कॉपी बच जाएगा, पेन बच जाएगा, इस सब बात को भी याद रखना है। जैसे देखो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे यहां पर है मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, तक क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये देखो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसको हम सिंबल में लिख लेंगे, सिंबल में, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि यह केमिकल इक्वेशन है। जैसे देखो Mg प्लस O2, जलाने के लिए हमको तो सब्सटेंस चाहिए ना। कोई भी सब्सटेंस कब जलता है? जब ऑक्सीजन रहेगा तब, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा? MgO। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन का अपना बॉन्ड टूट गया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो O2 बॉन्ड टूटा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अब देखो तो ये जो स्केलेटल बना, इसी को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं या इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो याद रखना किसी भी एलिमेंट्स में, कोई भी कंपाउंड का सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। कि जब कभी भी सिंबल के टर्म्स में लिख दोगे तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन के बाद क्या है कि केमिकल रिएक्शन व्हेन, इसमें याद रखना केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। जब यहाँ हम 2-3 एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि जब 2 या उससे अधिक सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम लोग लेंगे कि 2 या उससे अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस जो होगा वो मिलके अगर बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा, या आप उसी डेफिनेशन को बदल के कह सकते हैं कि कोई बड़ा सब्सटेंस डिसोसिएट होकर, डिकम्पोज होकर, ठीक है ना, 2 या उससे अधिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन। याद रहे, फिर हम एक बार बोल रहे हैं कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा या
सब्सटेंस जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो अपने प्रॉपर्टीज को खो देता है और नया प्रॉपर्टीज गेन करता है नए सब्सटेंस के साथ में। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन याद रखना, या तो तुम बोल सकते हो दो या उससे अधिक, या उसी को हम लोग बोलेंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट कर दो या उससे अधिक सब्सटेंस में डिकम्पोज हो, या तुम कह सकते हो कि एडिशन ऑफ टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, याद रखना था क्या हो जाएगा, व्हेन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस कंबाइंड और बिगर सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम लेते हैं कि CaCO3 है, नहीं पहले हम लोग एडिशन वाला ले लेते हैं, एडिशन वाला 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसे H2 और प्लस Cl2, इसको हम लोग अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ गैस फॉर्म में था, यहाँ गैस फॉर्म में था, अब यहाँ किसके फॉर्म में आ गया, एसिड के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। याद रखना, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड को, एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है ना, और राइट साइड के हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और भी देखो, और भी हम लोग एडिशन रिएक्शन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि H2 और प्लस O2, तो क्या बन जाएगा 2H2O, 2H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, दो कर दो, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाया है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया है। ठीक, हम लोग और भी देख सकते हैं। ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि कैल्शियम और प्लस ऑक्सीजन, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम CaO बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स टूट कर बड़ा कंपोनेंट का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि टूट कर ऐड होकर बनना, दो या उससे छोटे छोटे सब्सटेंस कंबाइंड होके एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह स्मॉलर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर सब्सटेंस। ठीक, उसके बाद देखो इसी का दूसरा पार्ट है कि कोई बड़ा सब्सटेंस टूटकर कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो कि CaCO3 यहाँ सॉलिड फेज में है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाएगा CaO सॉलिड और प्लस CO2 गैस। ठीक है ना, CaCO3 को अगर हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो दो कंपोनेंट में टूट गया, कौन कौन, CaO और प्लस CO2। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। कोई भी सब्सटेंस अगर टूट के छोटा में कन्वर्ट होता है तो आप कह सकते हो कि यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि BaCO3 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट कर दें, अगर इसको हम लोग हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा BaO और प्लस CO2। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का एक लाइन में परिभाषा याद रखना कि दो और उससे अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस कंबाइंड करके बड़े सब्सटेंस का निर्माण करेगा, या कोई बड़ा सब्सटेंस टूटकर छोटा छोटा सब्सटेंस का निर्माण करेगा, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, नया प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस बनता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, नया प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेन कर लेता है, उसको हम लोग कहेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग इसको देखेंगे कि सबसे पहले बैलेंसिंग क्या करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग करेंगे क्या, स्टेप वाइज हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, अगर क्लास 11th में हम लोग रहते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करते तब बैलेंस करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्लास 10th की बात हम लोग कर रहे हैं
तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय काउंटिंग मेथड हम लोग एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना? चलो देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, पहला देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स लिख लेते हैं बैलेंसिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है ना? तो रूल 1 है, रूल 1, 1 नंबर रूल में हम लोग क्या करेंगे कि राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी रिएक्शन का सिंबल जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला रूल यही है कि राइट द सिंबल ऑफ एटम्स और molecules in atoms, molecules of reactant and product। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट और एटम्स मॉलिक्यूल्स का सिंबल लिख लेंगे। ठीक है, रूल 2 में हम लोग क्या करेंगे, रूल 2 में हम लोग क्या करेंगे, राइट नंबर ऑफ ईच एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना? दूसरे रूल में क्या करेंगे हम लोग कि रिएक्टेंट में कितना आइटम कौन कौन है और प्रोडक्ट में कितना है, हम लोग उसको लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट, रूल 3 में हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम बाय काउंटिंग मेथड, ठीक है ना? इसमें हम लोग गिन गिन के बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना? बैलेंस कर लेंगे। देखो उसके बाद है कि बैलेंसिंग ऑर्डर क्या है, 4 नंबर में रूल 4, इसमें हम लोग याद रखेंगे बैलेंसिंग ऑर्डर, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद नॉन मेटल को, ठीक है ना? नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है? सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है ना? सबसे लास्ट में हम लोग किसको करेंगे, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है ना? देखो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, और लास्ट में लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये रूल है, ठीक? इसको नोट कर लो और उसके बाद देखो हम बताते हैं, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर आयरन को वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 और प्लस H2, ठीक है? अब ये हमारा एक कंप्लीट एस्केलेटर है किसी केमिकल रिएक्शन का। इसमें याद रखना लेफ्ट साइड वाले को मतलब एरो के टेल्स के तरफ हम लोग तो रिएक्टेंट कहते हैं, और फिर एरो के हेड के तरफ को हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो काम करना है ना, वो एटम्स के संख्या को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एटम्स कितना है। तो देखो लेफ्ट साइड में यहाँ जैसे एटम्स है, ठीक, यहाँ आप लिख लो कि यहाँ रिएक्टेंट है, ठीक है ना? यहाँ लिख लो कि प्रोडक्ट है, ठीक है? चलो यहाँ प्रोडक्ट है, तो इसमें अगर हम आयरन की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में कितना है, 3 है,
फिर उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना है, फिलहाल 1 है, और राइट साइड में कितना है, 4 है। और मतलब प्रोडक्ट की तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना है बोलो, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 2 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन लगभग बराबर है, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा जब हम लोग अदर एटम्स का बैलेंस करेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे आयरन 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रूल हम बताए हैं, क्या बताए हैं, मेटल को पहले लिखना है। रूल में हम क्या बताए हैं, देखो रूल में हम क्या बताए थे, रूल में हम बताए थे कि मेटल को पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना। तो अब देखो तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3Fe और प्लस H2O और कन्वर्ट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Fe3O4 और प्लस H2। देखो ध्यान से देखो, जब हम Fe में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कोई अदर एटम अब तक चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयरन इक्वल है, ठीक है। अब इस आयरन के अलावा कोई अदर एलिमेंट्स तो था नहीं, और जब अदर एलिमेंट नहीं था तब हम लोग फिर क्या करेंगे कि एक स्टेप और नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है, 4 है, और लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3Fe और प्लस 4H2O कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 और प्लस H2। अब फिर चेक कर लेना कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कोई अदर एटम भी चेंज हुआ है, उसको चेक कर लेना था। देखो अब लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट के तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कितना, 2, तो 2 4 जा 8, और राइट साइड में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार कि राइट साइड में हम लोग हाइड्रोजन के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3O4 और प्लस 4H2, ठीक है। अब देखो सब एटम बराबर हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यह बैलेंस्ड इक्वेशन है, यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लो, तरीका वही रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं। हम लोग एटम्स को लिख लेंगे लेफ्ट रिएक्टेंट के तरफ, प्रोडक्ट के तरफ, उसके बाद स्टेप वाइज 1 बाय 1, और जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो चेक करेंगे। जैसे हम आयरन में मल्टीप्लाई किए हैं तो आयरन में मल्टीप्लाई करने के वजह से कोई अदर एटम क्या चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको जरूर चेक कर लेंगे। फिर जैसे हम लोग अब ऑक्सीजन बैलेंस किए सेकेंड स्टेप में, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के वजह से हाइड्रोजन के संख्या में डिफरेंट हो गया था, तो उसको चेक कर लेंगे, और तब हम लोग फाइनली लास्ट में हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, PbNO3 है होल ट्वाइस सॉलिड फेज में, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बनता है PbO और प्लस NO2 और प्लस O2। सिंपल सी बात है, देखो वही काम करो, एटम्स आइडेंटिफाई कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कि कौन सा एटम कितना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट साइड में भी देख लो, प्रोडक्ट है, इसमें जैसे Pb1 है, इधर भी 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में रिएक्टेंट की तरफ 6 है, राइट में 2 2 4 1 5 है। एक काम, सबसे पहला जो काम हम लोग इसमें करेंगे कि ये वाले जो है ना, इसमें दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे कि ऑक्सीजन मेरा ऑड नंबर इवन नंबर में आ जाए, अभी ऑड नंबर है, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2
पीबी 2 PB NO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट कर लीजिए तो ये क्या बन जाएगा 2 PB 2 PbO और प्लस NO2 और प्लस O2, ठीक है ना। अब देखो जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नाइट्रोजन अभी लेफ्ट साइड में कितना है 2 2 जा 4 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि हम इस नाइट्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इधर 2 था ना, अब उधर 1 है, तो इसको हमको अब बैलेंस किए तो इधर अब कितना हो गया 2 × 2 = 4। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 PB NO3 का होल ट्वाइस और ये हो जाएगा 2 PbO और प्लस 4NO2 और प्लस O2, ठीक है। अब फाइनली हम लोग ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। लेफ्ट साइड में अब जो ऑक्सीजन है वो 12 है, ठीक है ना, मतलब 12 है। रिएक्टेंट की तरफ कितना है 12 है। और राइट साइड में देखो तो कितना है 2 4 जा 8 और 2 10 और 12, मतलब जब दोनों तरफ बराबर है तो यह एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है ना। बैलेंस्ड रिएक्शन है जब बराबर हो गया तब, ठीक है। करना कुछ नहीं है, एटम्स काउंट कीजिए और उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से लिख दीजिए। चलो देखो इसको नोट कर लो, हम लोग कुछ और देखते हैं, ठीक। जैसे अब कुछ छोटा छोटा भी रिएक्शन सब भी आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लो कि H2 + O2 तो कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन 1 है तो 2 कर देंगे जैसे यहाँ H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 कर लेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है ना, सिंपल बात है। तो इसके बाद बैलेंसिंग के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहाँ से ज़्यादा सवाल आने का चांसेस। जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों का पहला रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या उससे अधिक छोटे छोटे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड करके नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ठीक है। वैसे रिएक्शन को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो अब इसमें बहुत सारा हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। H2O बनाना है हमको, H2O तो क्या हो जाएगा, जैसे H2 और प्लस O2 क्या बन जाएगा H2O। बैलेंस कर लो, ठीक है, बैलेंसिंग आपको आता है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आप और देखिए, जैसे अगर हम रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा MgO, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए तो 2 और 2। हम लोगों को और एग्जांपल अगर देखना है तो आप देख सकते हो, जैसे कि सोडियम है और इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा NaCl। इधर 2 है तो सोडियम को 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या पहचान है कि जब कभी भी 2 और उससे अधिक एटम कंबाइंड करेगा और एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा, उसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा जो टाइप्स होगा वो दूसरा टाइप्स कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि एक छोटे मोलिक्यूल्स डिकम्पोज्ड होगा, मतलब टूटेगा 2 और उससे अधिक पार्ट में, 2 और उससे अधिक पार्ट में। वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, व्हेन ए बिगर मोलिक्यूल्स डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर स्मॉलर मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। जब 2 सिंगल मोलिक्यूल्स 2 और 2 से अधिक मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ अच्छा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कि अगर हम CaCO3 लेते हैं, ठीक है, यह सॉलिड फेज में है, और इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CaO और प्लस CO2, ठीक है ना, CaO और प्लस CO2। तो इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल में था। एक और एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो अभी बैलेंसिंग वाला में लिए थे PbNO3 का होल ट्वाइस, ये अभी सॉलिड फेज में है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, हीट कर देते हैं तो एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फेज में, और प्लस NO2 और प्लस O2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो और यहाँ भी 2 कर दो, ठीक है। एक और देखो, ठीक है, जैसे कि MgCO3 है, ये सॉलिड फेज में है, इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, MgCO3 है तो MgO और प्लस CO2, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट के 2 और उससे अधिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल याद रखना, जब कोई छोटे छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ गए हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अपने पोजीशन से, उसको हम लोग कहते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। हम एग्जांपल में कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए, आइए देखते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर जिंक को हम रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 से, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, मतलब जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जिंक क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन जो होगा वो हो जाएगा लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी जिंक से कम है तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना, जिंक। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब है कि एक एटम एक ही एटम को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि Zn और प्लस CuSO4 है, ठीक है, Zn प्लस CuSO4 है, ठीक है ना। ये क्या होगा, यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी क्या होगा कि जिंक का ज़्यादा होगा किससे, कॉपर से। जिंक का ज़्यादा होगा कॉपर से, तभी ना कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक। अगर ज़्यादा नहीं होता तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस Cu, ठीक है ना, ZnSO4 और प्लस Cu। अब रिएक्टिविटी समझ लो, रिएक्टिविटी के लिए सिंपल समझ लो, नॉन मेटल जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ
हाइड्रोजन को छोड़ के। तो सिंपल पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ये हम सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं, पर मेटल, ठीक है। और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होता है, जैसे डी ब्लॉक में आ जाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो खत्म होगा कहाँ पर, हम लिख देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडेड डी सबसेल। डी ब्लॉक एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इंडेड विथ डी सबसेल, ठीक है ना, डी सबसेल पर खत्म होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में रिएक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी रेट इंक्रीजेज। कहाँ से कहाँ तक बताइए, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ जाएंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्टिविटी रेट बढ़ेगा। देखो जिंक सबसे लास्ट है, फर्स्ट ट्रांजिशन 3D सीरीज का है, किसका है, 3D सीरीज का है, 3D का है, मतलब 3D का है, सीरीज का है, और ये भी 3D का है। तो ये लास्ट मेंबर है और ये सेकेंड लास्ट मेंबर है। तो राइट साइड में कौन हुआ, जिंक, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो वो आसानी से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक, देखो इसको नोट कर लेना, सारे पॉइंट को नोट कर लेना। देखो इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि कॉपर को अगर हम रिएक्शन करा देते हैं NaNO3 से, कॉपर इज ट्रीटेड विथ NaNO3 से, तो ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो कॉपर है तो मोर रिएक्टिव होगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी वो हो जाएगा कि Cu मोर रिएक्टिव है किससे, सोडियम से, तो क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। याद रखना कॉपर का स्टेबल वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cu और NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ Na, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Na। इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Na। इस तरह का जहाँ भी रिएक्शन मिले इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सिंपली इसको बोलते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है इस रिएक्शन में कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को दूसरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो कि अगर हम इसी कॉपर को रिएक्शन करा देते हैं H3PO4 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H3PO4 से, तो क्या हो जाएगा, Cu2PO4 का होल थराइस और प्लस H2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, H2, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि PO4 कितना है, 3 है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ PO4 3 है, कॉपर 2 है, तो कॉपर के लिए हम लोग 2 कर लेंगे, ठीक है, और कॉपर 2 हो गया और इसको हम लोग क्या कर लेंगे 3, तो 3 3 जा 9 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 9/2। ये भी रिएक्शन हम लोगों का बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे,
इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। इसके बाद जो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें भी रिएक्टिविटी रेट का ही काम होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टिविटी रेट का ही काम होगा। ठीक, कि इसमें कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय द चेंज ऑफ देयर आयन्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स में से कोई एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल्स के एक एटम को इंटरचेंज कर लेता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे XA इज ट्रीटेड विथ, ठीक है ना, XA इज ट्रीटेड विथ YB। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि X चला जाएगा B के पास और Y चला आएगा A के पास। मतलब ये हुआ कि YA और प्लस XB। ठीक है ना। इसी रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे कि यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें रिएक्टिविटी याद रखने की जरूरत है, काम आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो Na2SO4 है और इसको रिएक्शन करा रहे हैं ZnNO3 का होल ट्वाइस से। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होगा कि जिंक जो है ना सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम जिंक को, तो दोनों इंटरचेंज हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। तो क्या हो जाएगा ZnSO4 और प्लस, फिर यहाँ पर देखो सोडियम कहाँ चला आएगा, नाइट्रेट के पास, तो हो जाएगा NaNO3। बैलेंस करना है, 2 लगा दो, बाकी सब चीज क्या है, बैलेंस है। समझ के बात को। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम्स दूसरे एटम्स को इंटरचेंज कर लेता है। जैसे ए के पास जो था X वो किसको दे दिया, B को, और B के पास जो था Y वो किसको दे दिया, A को। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। जैसे मान लो साइमल्टेनियसली करने का मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा उसमें 2 वर्क अगर हो, जैसे मान लो कि यह एक आदमी है और यह एक आदमी है। ठीक, अगर मान लो ये इसको अगर 5 रुपीज इसको दे रहा है तो क्या करेगा, ये दे रहा है और ये ले रहा है। ठीक है, तो दोनों काम कैसा हो रहा है, एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। और कितना है कि एक के लिए पॉजिटिव हो रहा है और एक के लिए नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो चलो हम लोग सबसे पहले अलग अलग टर्म्स में कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए देखो, तो पहला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का 2 मीनिंग होता है। एक आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा लिख सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों होता है यहां समझो। यहां जो हम लोग पॉइंट लेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे इस केस में,
ऑक्सीडेशन। देखो ये होता है कि इसमें एटम्स और आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। क्या होगा? एटम्स और आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द process that involve loss of electron, loss of electrons या इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम्स। ठीक है ना? बाय द एटम्स, एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, देखो तो कार्बन अपोलस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? CO2। यहाँ इस केस में ध्यान से देखो कि यहाँ क्या हो रहा है कि एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, किस में? तो कार्बन में। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो जब एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसी केस में देखो, जैसे यही एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? CO2। तो देखो अब यह अभी फिलहाल यह अकेले है, ऑक्सीजन क्या है? सिंगल फॉर्म है। तो क्या यह किसी को अभी इलेक्ट्रॉन दिया है? नहीं दिया। लेकिन जब इसके करीब में आया तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,6। ठीक, तो यहाँ से अगर हम वैलेंसी निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 - 6 तो कितना आया? 2। समझ रहे ना बात को? तो क्या होगा? कार्बन का वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो यहाँ अगर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, तो 2,4, मतलब इसका वैलेंसी कितना है? 4 है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, कार्बन का 4 है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या करेगा यहाँ पर? ऑक्सीजन कितना है? 2, तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या करेगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये दोनों जो ऑक्सीजन है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या तुम बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ के बात को? ऑक्सीडेशन। चलो अब हम लोग काम करते हैं रिडक्शन के। ठीक है ना? रिडक्शन के लिए अब देखो, जब हम लोग बात करेंगे कि रिडक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा? देखो देखो ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा रिडक्शन होता है। ठीक है ना? अब देखो यहां अगर हम लेते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिडक्शन में जो होता है पॉइंट नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन नहीं, रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक उल्टा हुआ। तो वहां हम लोग बात किए थे रिडक्शन में, कौन सा? रिडक्शन में हम लोग जो बात किए थे वो क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन, रिडक्शन इज द process that involve gain of electron, gain of electron by the atoms, by the atoms, atoms के द्वारा
जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि यह रिडक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैग्नीज है, इस पर 2+ है, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीज न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, यह रिडक्शन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा कि इसी को हम लोग कहते हैं कि यह रिडक्शन है। ठीक है, अब इस केस में देखो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कार्बन है और इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा, CH4। तो देखो हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ ना कार्बन में, तो यहाँ से यहाँ आने के इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, या हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गेन की, तो इस वाले केस में देखिए कि गेन ऑफ, ये मोलिक्यूल्स का समझते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन कैसा हो रहा है। ठीक, जैसे कार्बन और प्लस हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो कार्बन और H2, तो देखो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी बताओ कितना होता है, तो 1। ठीक है ना, 1 होता है। और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। कार्बन का वैलेंसी बताओ कितना हो गया, 4। अब एक बात देखो, मतलब एक हाइड्रोजन कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 हाइड्रोजन कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो प्रोसेस जो हो रहा है क्या हो जाएगा, CH4। तो क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। हाइड्रोजन जब भी कहीं भी किसी एटम्स के पास जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाता है। ठीक है ना, तो बात दोनों सेम है, सिर्फ पहचानने का तरीका अलग है। हायर क्लास मतलब 11th की अगर बात करते हैं तो और इजी वे में समझ जाते हैं। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर -4। तो थोड़ा देर पहले बताएं कि जो भी एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या करते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो बहुत आसान है। जैसे आप देखो एक केस और देख लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि CuO है, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस O2, तो 2 मोल्स ऑफ Cu, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 मोल्स ऑफ Cu। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो, इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। समझ गए, सिंपल सी बात है, एकदम आसान भाषा में समझ लो। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हम लोग समझ गए। ऑक्सीडेशन हम लोग समझ गए क्या, कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, या ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट में रिडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल में क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या बताएं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का देना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, और पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन में जब यह दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाए, हाफ ऑफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ ऑफ, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, अगर दोनों कंबाइंड हो जाए तो वैसे प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कि यह रिडॉक्स रिएक्शन है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक चीज और याद रखना कि किसी भी प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अब देखते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखो कि जैसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, इसमें याद रखना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा
तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। हम इसमें लिख देते हैं कि फॉर एनी रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर एनी redox reaction, any redox reaction, loss of electrons and gain of electrons are equal, but opposite sign, ठीक है ना, अपोजिट साइन, सिर्फ साइन अलग होगा, लेकिन लॉस और गेन की बात करेंगे तो वो सेम नंबर में होगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का गेन बराबर होगा। इसीलिए हम साइमल्टेनियसली वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है ना। तो आइए अब रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या होगा, जैसे मान लो मिसाल के तौर पर कि CuO है, ठीक है ना, इसको हम H2 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, Cu और प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉपर वाले केस में क्या हो रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मतलब कॉपर से रिमूव हो रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और फिर इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, सिंपल सा परिभाषा है। ऑक्सीजन जहां भी देखे कि हट रहा है आप कहिएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जहां भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे एक और देखो, ZnO को अगर हम कार्बन से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, Zn और प्लस CO। ठीक है ना, तो देखो जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह रिडक्शन है। और फिर देखो कार्बन पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन मतलब ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखना, सिंपल सा बात है कि जिस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, और रिडक्शन में इसी का उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। देखो, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन मतलब मैटर्स जो होगा कंजर्व होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ मास, टोटल नंबर ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये बताता है, सिंपल भाषा में हम एक लाइन पहले लिख दें, उससे तुमको मदद मिलेगा कि क्या होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को क्लास 9th का मूल चैप्टर के बारे में पता करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, वेट बाई
मोलिकुलर वेट। अब यहाँ से हमको अगर वेट निकालना होगा तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोल और इनटू मोलिकुलर वेट। मोल और इनटू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट। W2 से वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इस लॉ में कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, कभी भी ये बदलेगा नहीं, समझ गए ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल है कि जैसे CaCO3 को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये बनेगा CaO और प्लस CO2, ठीक है ना। CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaO और प्लस CO2, ठीक है। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा ना तो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे जिसका जितना कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है ना, जितना होगा उसी को हम लोग मोल कहते हैं रिएक्शन में। जैसे मान लो कि 5 मोल है किसका, X का, तो X का जो मोल हो गया कितना, वो 5 के बराबर हो गया, ठीक है। पाँच के बराबर हो गया। अब देखो सब में से हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं मोल्स को, ठीक है, हटाओ, पूरे को लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखो फिर से, CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तब बन जाएगा CaO और प्लस CO2। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए समझो क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि मोल कितना है तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखो मोलिकुलर वेट निकालना है तो मोलिकुलर वेट तो निकालने आना चाहिए और आप लोगों को आता भी हुआ। CaCO3 है तो देखो इसका मोलिकुलर वेट अगर हम लोग निकालेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है 40 और प्लस एक कार्बन का 12, तो इसमें कार्बन एक है 12 और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48। इस सब को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, मतलब इसमें मोलिकुलर वेट कितना हो गया 100। इसमें निकालोगे तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का हो जाएगा CaO के लिए 40 और प्लस 16 मतलब 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 56। यहाँ कार्बन का CO2 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, CO2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो ये हो गया 44। अब अगर हमको वेट निकालना है तो वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 × 100। उसी तरह से यहाँ देखो 1 × 56 और फिर यहाँ देखो 1 × 44। तो करना क्या है कि मास ऑफ या वेट ऑफ मास ऑफ CaCO3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 बराबर होगा मास ऑफ CaO और प्लस मास ऑफ CO2, ठीक है ना। मास ऑफ CaCO3 बराबर हो जाएगा इसको। अब गौर से देखो CaCO3 का मास कितना है 100 है और इसका कितना है तब 56 और इसका 44, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कहता है रिएक्टेंट का मास बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का मास, कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आप एक इसको नोट करें, ठीक है। इसको नोट करने के बाद देखो हम एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे देख लो, जैसे 2 मोल्स ऑफ, देखो जैसे N2 है और प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है क्या 2NH3 में, 2NH3 में। तो यहाँ देखो मोल कितना हो जाएगा 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना हो जाएगा 2। और मोलिकुलर वेट के बात करेंगे तो देखो एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 है तो कितना हो जाएगा 28, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। इसमें देखो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और प्लस हाइड्रोजन का 3 तो कितना आ गया 17, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अगर मास निकालेंगे, मास और वेट, तो क्या हो जाएगा 1 × 28, 3 × 2
और 2 × 17। समझ गए, सिंपल सी बात है, एकदम आसान भाषा में हम बता रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 28 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ NH3 बराबर होगा मास ऑफ N2 और प्लस मास ऑफ H2। ठीक है, तो मास ऑफ N2 कितना है 28, तो यहाँ लिख लो 28 और प्लस मास ऑफ H2 कितना है तो 34। तो कुल मिला के अब कितना हो जाएगा बताओ 34 हम लिख दिए। हाइड्रोजन का जो मास है वो 6 है, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 34। और यहाँ देखो अमोनिया का मास कितना आया था 34, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें मास कंजर्व होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन क्या होगा कभी भी हम लोग ये कह सकते हैं कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अब देखो हम लोग अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक में पहला इक्वेशन है, प्रिजर्वेशन है और एनसीडीटी है। ठीक है, ये फिजिकल सेंस में हम लोग इसको पढ़ेंगे, जैसे प्रोसेस ऑफ स्लोली रिएक्टिंग ऑफ ए मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक O2 CO2 ETC। कोई भी मेटल पर अगर जैसे आयरन रॉड है, ठीक है ना, Fe रॉड है और इसको अगर हम लोग O2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा FeO। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है आयरन रॉड धीरे धीरे पहले मान लो कि ये है और इस पर धीरे धीरे एक कोटेट बन जाएगा। ठीक है ना, कोटेट बन जाएगा, एक क्या होता है कोटेट बन जाएगा, मतलब आयरन को रस्ट करने लगेगा। ठीक है, जिसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं जंग लगना। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कोरेशन। वो एक ऐसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस में होता है बहुत, इसका रेट जो होगा स्लो रेट से होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यह कोरेशन है। उसका प्रिवेंशन है, तो इसमें प्रिवेंशन करने का मतलब है कि कोरेशन से कोई भी मेटल को रस्टिंग होने से बचा ले, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं प्रिवेंशन कहते हैं। तो बहुत सारे तरीका है जिससे आप बचा सकते हैं, जैसे पेंटिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, वायलिंग ग्रीसिंग कर दीजिए। जैसे आयरन रॉड पर आप कोई भी पेंट कर लो या वाइल से उसको पॉलिश दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये बन जाएगा। इस दौरान जब भी हम लोग अगर पॉलिश करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना, तो उस केस में आयरन रॉड के ऊपर, जैसे ये हमारा आयरन रॉड है, ठीक है ना, आयरन रॉड है, इसके ऊपर Al2O3 का एक लेयर कोटेट हो जाता है जो कोरेशन से बचाता है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं प्रिवेंशन कहते हैं। लास्ट है एक रेंसिडिटी है कि कोई भी खाने वाला सब्सटेंस अगर ओपन स्थिति में है, कोई भी खाने वाला मटेरियल्स अगर ओपन स्थिति में है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा ना, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो खाने वाला जो मटेरियल है वो स्मेल और टेस्टी, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल और फैट्स इन ए फ्लूइड्स रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल एंड टेस्टी, उसके टेस्ट को खराब कर देगा और उसमें से मतलब स्मेल आने लगेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। इसीलिए खाना को अगर ढक के रखिए तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, कब ओपन के स्थिति में। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या कि यह एक रेंसिडिटी। इसमें तीनों पॉइंट को याद रखना। कोरेशन किसको कहते हैं, कोई भी मेटल्स पर एटमॉस्फेरिक अटैक के वजह से, ठीक है, जब जंग लगना शुरू हो जाए, रस्टिंग होना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कोरेशन। दूसरा है प्रिवेंशन। ठीक है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम आप क्या करते हैं ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जिससे रस्टिंग को कम किया जा सके। उस प्रोसेस को हम लोग प्रिवेंशन कहते हैं। और रेंसिडिटी कहते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होगा ऑयल और फैट्स के बीच में, किस में, फूड में, तो जिसके वजह से जो हम लोगों को होगा मिलेगा उसमें स्मेल खराब हो जाएगा और टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। इसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट भाषा ही पूछता है, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब का कोई खास ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखने की ज़रूरत, लेकिन इसका आप परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, देखो ओवरऑल इस चैप्टर में इतना ही था। इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट जो पढ़े हैं इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप उसको देखेंगे, और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन
आप देखेंगे, ठीक है। इसका अब दूसरे चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द आएगा। वो चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम भी बहुत करीब है, तो आप अच्छा से पढ़ें, मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।